प्राइमरी एंडोस्पर्म। बोलो। सिर्फ प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल क्या होता है? सेल क्या होता है? जो जो न्यूक्लियस होता है वो समझ में आया। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस क्या होता है पहले ये बताओ। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का मतलब समझ में आया था, यस और नो? नो सर। हाँ तो फिर वो कैसे समझ में आ जाएगा? तुम्हें डबल फर्टिलाइजेशन ही नहीं समझ में आया अभी तक, तो तुम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कैसे समझोगे? डबल फर्टिलाइजेशन में हमने क्या करा था, एक मेल न्यूक्लियस था, दो मेल न्यूक्लियस थे। ये तो तुम्हें क्लियर है ना कि पोलन ग्रेन, जो प्लांट का पोलन ग्रेन होता है उसके पास दो मेल न्यूक्लियस होते हैं जो आगे जाके फर्टिलाइजेशन करते हैं, जो जनरेटिव सेल से बनते हैं। यस सर। हाँ तो एक जाके फ्यूज करता था एग के साथ, एक जाके फ्यूज करता था सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ। सेकेंडरी न्यूक्लियस क्लियर है? यस सर। जब एग के साथ फ्यूज करता था तो जाइगोट बनाता था, इतनी बात समझ में आई? यस सर। और जो सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करता था वो बनाता था प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसको तुम शॉर्ट फॉर्म में कहते हो एंडोस्पर्म। क्या कहते हो? एंडोस्पर्म। पर ये एंडोस्पर्म पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ है, ये सिर्फ अभी एक न्यूक्लियस है, एक क्या आएगा, सिंगल न्यूक्लियस है। ये न्यूट्रिशन नहीं दे सकता पूरे के पूरे जाइगोट को, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी मतलब पहला एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। प्राइमरी मतलब पहला एंडोस्पर्म का न्यूक्लियस कहते हैं। तो इसके नाम का लॉजिक क्या है, सबसे पहली बार बना हुआ एंडोस्पर्म का न्यूक्लियस इज नोन एज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये बात समझ में आई? यस सर। अब ये न्यूक्लियस किस सेल के अंदर है जरा बताओ, कौन सी सेल है ये, किसके अंदर प्रेजेंट है, डायग्राम से देख के बताओ कौन सी सेल के अंदर प्रेजेंट है ये? सर सर एम्ब्रियो सैक के अंदर प्रेजेंट है। एम्ब्रियो सैक के अंदर प्रेजेंट है? कौन से नशे में हो पहले ये बताओ, क्या फूका आज? आ, यहाँ पर एक सेल सर है ना, सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल। क्या आंसर आएगा, सेंट्रल सेल। अब ये सेंट्रल सेल है, अब तो फर्टिलाइजेशन हो चुकी है ना? ये बात मानते हो? यस सर। फर्टिलाइजेशन के बाद एग का, एग जो थी वो एग नहीं रहेगी, अब किस में कन्वर्ट हो गई है, जाइगोट में। जाइगोट। तो ये जो सेंट्रल सेल है ये सेंट्रल सेल नहीं रह जाती, ये सेंट्रल सेल क्या कहलाने लग जाती है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। क्या कहलाने लग जाती है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। तो इसका नाम भी चेंज हो जाता है। अब इसी सेल के अंदर तुमने पढ़ी थी एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट की, ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिवाइड करेगा बिना वॉल फॉर्मेशन के, और इसी को हम कहते हैं प्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। अब इसमें डाउट पूछो। सर कोई डाउट नहीं इसमें तो। सर हाँ फिर दोनों इतना अलग ना, पहले भी तो यही चीज पढ़ी थी, तब तब नहीं समझ में आई, अब कैसे क्लियर है? नहीं क्लियर है। सर मैं मुझे ये नहीं पता था ना कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस और हाँ प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल क्या होता है। हाँ, तो जो सेल है उसके न्यूक्लियस को प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहते हैं, और सेंट्रल सेल का नाम ही बाद में प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल हो जाता है। ये लॉजिकली चीजें हैं जो एटलीस्ट मतलब कुछ समझने वाली होती हैं। चलो कोई नहीं। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, अगर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब फर्टिलाइजेशन तो हो चुकी, हाँ बोलो कोई और डाउट है? हाँ सर जो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है और सेलुलर एंडोस्पर्म है सर वो है मतलब अलग अलग है लेकिन वैसे हाँ भी अलग है। हाँ मतलब दोबारा बोलो। दोनों अलग अलग है, ये बात तो सच है, हाँ उसके अलावा? सर वैसे भी अलग अलग है क्या मतलब इनसे अलग अलग चीजें बनती हैं मतलब। नहीं बनता कुछ नहीं है, इन दोनों का काम है न्यूट्रिशन देने का, ठीक है। एक के पास बस बहुत सारे न्यूक्लियस हैं और उन न्यूक्लियस के ऊपर सेल वॉल नहीं है, इस वजह से उसे सेलुलर, उसे क्या कह रहे हैं, फ्री न्यूक्लियर कह रहे हैं। ये भी न्यूट्रिशन देगा। और एक के पास बहुत सारे न्यूक्लियस है और हर न्यूक्लियस के ऊपर क्या आएगी, सेल है, और ये भी क्या देगा, न्यूट्रिशन देगा। दोनों एंडोस्पर्म है और दोनों का काम न्यूट्रिशन देना ही होगा, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। समझ में आई बात? बस यस दोनों सर। बने अलग अलग तरीके से हैं, इस वजह से दोनों का नाम क्या आएगा, अलग अलग है। अगर दोनों अलग अलग तरीके से नहीं बने होते तो दोनों का नाम अलग अलग नहीं होता। तो दोनों का जो अलग अलग नाम है वो किस वजह से, बिकॉज जो जो उनके बनने की प्रोसेस थी वो क्या थी, अलग अलग थी, ठीक है। एक बना फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से और एक बना हर न्यूक्लियस के डिवीजन के बाद उसके ऊपर सेल का स्ट्रक्चर आता गया। इसके बाद देखो यहाँ तक तो फर्टिलाइजेशन हो गई थी, है ना? अब फर्टिलाइजेशन हो गई सर थी तो हर एक को मैं फर्टिलाइजेशन, ऐसे ही हाँ दोबारा बोलो क्या कह रहे हो, तुम्हारी आवाज कट रही है।
सर हर एक में ऐसे ही बनता है, फिर किसी किसी में फ्री न्यूक्लियर हर बनता है, प्लांट किसी हर में सेल। प्लांट में हर प्लांट में कोई दोनों बनते हैं। स्पेसिफिक नहीं। नहीं, फिक्स नहीं कह सकते तुम किस तरीके का बनेगा किस प्लांट में। सर कोकोनट में तो दोनों बनते हैं ना। कोकोनट में दोनों बनते हैं। जो उसका वाटर होता है, ठीक है, वो कहलाता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। और जो उसका व्हाइट कर्नल होता है वो कहलाता है सेलुलर एंडोस्पर्म। ठीक है, तो कोकोनट के अंदर दोनों बनते हैं। जब हायर क्लास में जाओगे तो पता चलेगा इन दोनों को, जब किसी प्लांट के अंदर दोनों तरीके के एंडोस्पर्म बनते हैं तो उसे हेलोबियल एंडोस्पर्म कहा जाता है। ठीक है, तो कह रही है तुम्हारे सिलेबस का नहीं, तो वैसे मैंने नहीं लिखवाया। तो क्या क्या समझ में आया तुम्हें? जब डबल फर्टिलाइजेशन होती है तो एक जाइगोट बनता है, एक एंडोस्पर्म बनता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब ये जाइगोट जो है ये आगे किस में डेवलप करेगा बताओ? जाइगोट आगे किस में डेवलप करता है? सर बेसल और एपिकल सेल में। नहीं, ये आगे डेवलप करता है एम्ब्रियो में। वो बेसल और एपिकल सेल किसकी सेल्स हैं? एम्ब्रियो की। किसकी सेल्स हैं? एम्ब्रियो की। जैसे ही जाइगोट डिवाइड करना शुरू करेगा उसका नाम जाइगोट नहीं रह जाएगा, वो किसमें बदल जाएगा? एम्ब्रियो में। ठीक है, बेशक से वो 2 सेल एम्ब्रियो हो, उसके बाद 4 सेल हो, 16 सेल हो, अलग बात है, पर वो क्या कहलाने लग जाएगा? जाइगोट अब एम्ब्रियो कहलाने लग जाएगा। अगर तुम्हें याद हो जाइगोट के बाद नाम क्या थे? प्रो एम्ब्रियो, ग्लोबुलर एम्ब्रियो, याद आ रहा है? हाँ सर। बोलो, जाइगोट के बाद नाम चेंज होगा नहीं होगा? सर होगा, लेकिन हाँ। लेकिन ये बात समझ में नहीं आई कि आपने क्या? मतलब जो डायग्राम सा बनवाया था उसमें अपने जाइगोट के बाद एक हम्म। लार्ज एक एम्ब्रियोजेनिसिस। लार्ज सेल बनाई थी, एक स्मॉल सेल बनाई थी। यस सर। तो हाँ, फिर तो वो एम्ब्रियो है। वो एम्ब्रियो वो तो डेवलप कर रहा है आगे, वो दोनों है ना? एम्ब्रियो। जैसे मान लो, इसको प्लांट की बजाय ह्यूमंस में मानो कि अगर एक स्पर्म और एक ओवा अगर फर्टिलाइज हो गया तो जाइगोट बनेगा इस तरीके से एक। ठीक है, और ये होगा जाइगोट का न्यूक्लियस, है ना? अभी जो जाइगोट होगा ये क्या करेगा? डिवाइड करेगा। एक सेल से कितने सेल बनाएगा? 2 सेल बनाएगा। ये बात ठीक है? डिवाइड करेगा तो जाइगोट आगे क्या बनाएगा? एक सेल। ये एक ही सेल, हम ये जो एक सेल है इसी से तो ग्रो नहीं हुए हैं, ये बात तो क्लियर। एक सेल, एक हमारी बॉडी में क्या एक सेल है या बहुत सारे सेल्स हैं? बहुत सारे हैं। बहुत सारे सेल्स हैं। तो इस जाइगोट को अगर एक बहुत बड़ा ऑर्गेनिज्म बनाना है ह्यूमन जितना, तो इसको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस जाइगोट ने डिवाइड करा और कितनी सेल्स बनाई? 2 सेल्स बनाई। अब ये जाइगोट जो है ये जाइगोट नहीं रह जाएगा। अब ये क्या कहलाने लग जाएगा? ये कहलाएगा 2 सेल एम्ब्रियो। क्या कहलाने लग जाएगा? 2 सेल एम्ब्रियो। क्योंकि अब ये जाइगोट जो है ये डिवाइड होना शुरू हो गया। जब एक जाइगोट डिवाइड होना शुरू हो जाता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? एम्ब्रियो में। बेसिक से ये एम्ब्रियो फुली डेवलप नहीं है। कैसा नहीं है? फुली डेवलप नहीं है, अभी इमेच्योर है। इमेच्योर मतलब अभी डेवलप कर रहा है। अभी कैसा है? ये इमेच्योर है। सेम प्लांट के केस में हो रहा है। सबसे पहले एक सिंगल सेल का जाइगोट था। इस सिंगल सेल के जाइगोट ने 2 सेल बनाई, फिर बहुत सारी सेल बनाई। ठीक है, और इन सेल्स की वजह से इस एम्ब्रियो का अलग अलग नाम पड़ता गया। वो एम्ब्रियो की क्या आएंगी? स्टेजेस, डेवलपमेंटल स्टेजेस आएंगी। कि पहले एम्ब्रियो जो है वो थोड़ा सा मैच्योर हुआ, फिर और ज्यादा मैच्योर हुआ, फिर और ज्यादा मैच्योर हुआ, फिर सबसे लास्ट में हो गया कंप्लीटली मैच्योर। इसीलिए अगर तुम्हें याद हो, एम्ब्रियो डेवलपमेंट की जो सबसे लास्ट स्टेज थी उसको हमने क्या लिखा था बताओ? मैच्योर एम्ब्रियो। क्या लिखा था सबसे लास्ट स्टेज को? मैच्योर एम्ब्रियो। क्यों लिखा था मैच्योर एम्ब्रियो? इससे पहले हमने किसी को भी मैच्योर क्यों नहीं लिखा? क्योंकि उसके अंदर उतनी सेल्स नहीं बनी थी डिवीजन करके कि उसे हम क्या कह सके? मैच्योर एम्ब्रियो कह सके। और डाउट क्रिएट करो ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो, क्योंकि तुम बहुत आगे जाने के बाद बहुत पीछे तक आ रहे हो। मतलब तुम्हारा जो मेन कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से हम आगे बढ़ रहे हैं वही नहीं क्लियर। तो सबसे पहले उसको क्लियर कर लो ताकि आगे बढ़े तो तुम्हें डाउट ना आए। और डाउट बोलो। सर जो सेंटर वाले डायग्राम में रिलीज ऑफ स्पर्म स्पर्म सेल लिखा हुआ है, सर ये जनरेटिव सेल्स होते हैं ना? जनरेटिव सेल के न्यूक्लियस है। जनरेटिव सेल अब क्या कर चुकी है? डिवाइड कर चुकी है। डिवाइड करने के बाद उसका नाम क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। जनरेटिव सेल अब किस में डिवाइड हो चुकी है? 2 मेल न्यूक्लियाई में। ठीक है, हाँ, तुम ये कह सकते हो ये दोनों के दोनों न्यूक्लियस किसकी डिवीजन से बने हैं? जनरेटिव सेल की डिवीजन से बने हैं। ठीक है, दीज आर द न्यूक्लियस ऑफ जनरेटिव सेल। पर इनका नाम क्या पड़ जाता है? 2 मेल न्यूक्लियाई। क्लियर? सर स्पर्म क्यों लिखा हुआ है? कहाँ पे? अच्छा, रिलीज ऑफ स्पम। स्पर्म। हाँ, यस इन्हें सर। स्पम भी कहा जाता होता है ना। जैसे हम पढ़ते थे माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या पढ़ते थे? माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम का दूसरा नाम क्या होता था? एंथर। क्या नाम होता था दूसरा नाम? एंथर। सेम ऐसे ही इन मेल न्यूक्लियाई को क्या कहा जाता है? कुछ लैंग्वेज में स्पम भी कहा जाता है। बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंट यूज नहीं होता है वर्ड,
पर यूज होता है। तो एक चीज के क्या आएंगे, दो नाम भी हो सकते हैं। ये बात मानते हो ना? देखें, एक चीज के कई सारे नाम हो सकते हैं। यस सर। हाँ, और डाउट क्रिएट करो बस। भाई, कर लो, ऐसे बाद में फिर दिक्कत होगी, ठीक है? मुझे भी और तुम्हें भी। अभी जो डाउट नहीं हो कोई भी, ठीक है, किसी भी बच्चे को वो पूछ लो ताकि आगे का समझ में आते रहे, ठीक है? अब मैं यहीं से कंटिन्यू कर रहा हूँ जहां से डाउट थे और जहां से ये चीजें पूछी गई। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बना था और एंडोस्पर्म बना था। अभी मैंने क्वेश्चन पूछा था जाइगोट किसके अंदर डेवलप करेगा, तो जाइगोट डेवलप करेगा एम्ब्रियो के अंदर। तो जाइगोट जैसे ही डिवाइड करने लग जाएगा एम्ब्रियो में डेवलप करने लग जाएगा। और ये एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट होती है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से, जिसके हमने टाइप्स पढ़े थे। तो सबसे पहले होगा एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, फिर होगा एम्ब्रियो डेवलपमेंट। अब क्वेश्चन ये बताया था मैंने कि एंडोस्पर्म के बाद ही एम्ब्रियो डेवलपमेंट क्यों होती है, क्योंकि एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देता है एंडोस्पर्म। अगर यही डेवलप नहीं होगा तो एम्ब्रियो आगे डेवलप कैसे हो सकता है, क्योंकि न्यूट्रिशन देने का काम किसका है, एंडोस्पर्म का, ठीक है भाई। अब जब फर्टिलाइजेशन हो चुकी है तो उसके बाद फर्टिलाइजेशन हो चुकी है तो उसके बाद हमने बोला था कि ओव्यूल जो होता है वो डेवलप कर जाता है सीड में। तो ओव्यूल का नाम पड़ जाता है सीड, ठीक है, एंड ओवरी का नाम पड़ जाता है फ्रूट। तो ये थे थर्ड और फोर्थ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक है। तो जब एम्ब्रियो पूरी तरीके से डेवलप हो जाएगा, कंप्लीटली डेवलप हो जाएगा, तो हम ओव्यूल को कहने लग जाते हैं सीड, ठीक है। तो आज का टॉपिक ओव्यूल ही है, पर उस पर जाने से पहले एक बार सारी चीजें बता देते हैं, रिवाइज करवा देते हैं। तो इसके बाद कुछ और बातें बोली गई थी। फर्टिलाइजेशन के बाद फ्लावर फेड होने लग जाएगा, ठीक है, पेटल्स, स्टेमन्स ये सब फीदर अवे हो जाएंगे, पर जो कैलेक्स होगा वो रहेगा, पड़ा रहेगा। कुछ प्लांट के अंदर ग्रो करेगा और कुछ प्लांट के अंदर सिर्फ परसिस्ट करेगा, जैसे कि टमाटो एंड फिजेलिस। इसके बाद हमने पढ़ा था एंडोस्पर्म फॉर्मेशन, की एंडोस्पर्म कैसे बनता है। तो एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट दो तरीके से थी, एक थी फ्री न्यूक्लियर डिवीजन और एक थी सेलुलर डिवीजन। फ्री न्यूक्लियस में वो क्या करेगा, एंडोस्पर्म डिवाइड करता रहेगा और जो उसके न्यूक्लियस होंगे उसके ऊपर वॉल नहीं आएगी। सेलुलर एंडोस्पर्म के अंदर न्यूक्लियस जैसे डिवाइड करेगा उसके ऊपर वॉल फॉर्मेशन हो जाएगी। इसका एग्जांपल था टेंडर कोकोनट एंड कर्नल ऑफ कोकोनट, ठीक है। क्या इसमें कोई डाउट है एम्ब्रियो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट में? नो सर। इसके बाद हमने पढ़ा था एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एम्ब्रियो डेवलपमेंट में हमने पढ़ा था कि जाइगोट जो बना था फर्टिलाइजेशन के बाद, वो फर्टिलाइजेशन के बाद डिवाइड करके बनाता है एक बेसल सेल और एपिकल सेल। अब वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, एक एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो रहा है। अब ये जो बेसल और एपिकल सेल है इनके साथ कुछ चेंजेस आते हैं। तो रेड कलर की बेसल सेल जो थी इसने डिवाइड करके बनाई सस्पेंसर सेल, और एपिकल सेल ने अभी तक डिवाइड नहीं करा। इसकी पहली सेल का नाम था होस्ट्रम और लास्ट सेल का नाम था हाइपोफिसिस। ये स्टेटमेंट तुम सबने पढ़ के बोला था कि हमें समझ में आ गया। जो ये ग्रीन वाली सेल है एपिकल सेल, अब ये डिवाइड करना शुरू करती है। जैसे ये डिवाइड करती है, तो जब ये शुरू में डिवाइड करती है तो उस टाइम पे जो एम्ब्रियो बनता है उसे कहा जाता है ग्लोबुलर एम्ब्रियो। जब ये और ज्यादा डिवाइड करती है तो उसे कहा जाता है हार्ट शेप एम्ब्रियो, और लास्ट में ये और डिवीजन के बाद बना देती है मैच्योर एम्ब्रियो। तो लास्ट में बनता है मैच्योर एम्ब्रियो। तो जैसे ही एपिकल सेल डिवाइड करती है, उसकी डिवीजन से वेरियस स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो क्रिएट होती है, ठीक है। अब इसमें कोई डाउट था या नहीं है, पूछ लो। जैसे अब तुमने उस टाइम तो व्हाट्सएप पे लिख के भेज दिया कि सर हमें समझ में आ गया, गॉट इट। अभी अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो इसमें। वैसे मुझे लगता है कोई डाउट होना चाहिए। बोलो इशिता। सर सस्पेंसर में एपिकल सेल नहीं आएगा? नहीं, सस्पेंसर जो है वो किस सेल से मिलके बना है, एक बार तुम नोटिस करो, किससे मिलके, किससे बना है वो? बेसल सेल से। तो बेसल सेल जो है वो है तो एक एम्ब्रियो का ही पार्ट, पर दोनों अलग अलग तरीके का काम कर रहे हैं। दोनों क्या कर रहे हैं, अलग अलग तरीके का काम कर रहे हैं। जो बेसल सेल है वो डिवाइड करके एक चेन ऑफ सेल्स बना रही है जिसके नाम दिया गया सस्पेंसर, ठीक है। और जो एपिकल सेल है वो डिवाइड करके बना रही है फ्यूचर एम्ब्रियो, ठीक है। तो ये वर्ड याद रखने वाला होता है कि फ्यूचर एम्ब्रियो बनाने का काम होता है एपिकल सेल का, और सस्पेंसर सेल बनाने का काम होता है बेसल सेल का। अब क्वेश्चन ये बच्चे के माइंड में आ जाता है कि चलो सर एपिकल सेल तो समझ में आ गया कि एपिकल सेल बनाती है फ्यूचर एम्ब्रियो, एपिकल सेल बनवाती है फ्यूचर एम्ब्रियो, ये बात तो समझ में आ गई, ठीक है। चलो यहाँ लिख देता हूँ, इनकेस तुमसे अगर किसी ने पूछ लिया फ्यूचर एम्ब्रियो कौन बनाता है डिवाइड करके, फ्यूचर एम्ब्रियो कौन बनवाता है डिवाइड करके, तो बनवाती है एपिकल सेल। कैसे बनवा रही है ये देख लो, यहाँ पर ये डिवीजन करके इसने बनवाए वेरियस एम्ब्रियो के स्टेजेस। अब क्वेश्चन ये आता है कि सस्पेंसर का क्या काम है, फिर ये सस्पेंसर बना किस लिए, इसका क्या काम होता है? सस्पेंसर का काम होता है शॉक एब्जॉर्प्शन का। क्या काम होता है? शॉक एब्जॉर्प्शन का काम होता है, ताकि जो ये एम्ब्रियो है, जो ये सीड है, इसके ऊपर कोई भी इम्पैक्ट पड़े तो ये एम्ब्रियो को डैमेज ना हो, ठीक है। दूसरा काम जो सस्पेंसर का होता है, जो बुक्स में लिखा होता है
ये जो सस्पेंसर होता है ये न्यूट्रिशन को खींच के पहुंचाता है एम्ब्रियो तक, न्यूट्रिशन को खींच के पहुंचाता है एम्ब्रियो तक। किससे खींच के पहुंचाता है? एंडोस्पर्म से खींच के पहुंचाता है एम्ब्रियो तक। तो न्यूट्रिशन को खींचने का काम, न्यूट्रिशन देने का काम नहीं, न्यूट्रिशन देगा तो एंडोस्पर्म ही, पर न्यूट्रिशन को खींचने का काम, ठीक है, न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करने का काम, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका होगा? सस्पेंसर का होगा। तो ये दो क्वेश्चन अगर माइंड में आ सकते हैं तुम्हारे कि बेसल सेल ने जो सस्पेंसर बनाया इसका क्या काम होता है, और एपिकल सेल जो एम्ब्रियो बना रही है वो क्या करेगी? एम्ब्रियो तो आगे चल के ओव्यूल को कन्वर्ट कर देगी सीड के अंदर। तो ये क्या करवाता है? ये हेल्प करवाता है ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिशन में, ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिशन में हेल्प करता है बेसल सेल। अब और कोई डाउट है तो पूछो, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करके चलो। ये सब सीड के प्रेजेंट होता है, ये सब सीड के अंदर है। अगर सीड के अंदर नहीं भाई, सीड होगी अब इस स्टेज पे कहोगे सीड। ये सब किसके अंदर प्रेजेंट है? ये सब प्रेजेंट है ओव्यूल के अंदर। याद करो, ओव्यूल, ओव्यूल जिसकी स्टॉल्क को क्या कहते थे? ट्यूनिकल। ये क्या था बताओ? इंटेगुमेंट्स, आउटर और इनर इंटेगुमेंट्स। ये कौन सी जगह थी? हाइलम। इसके अंदर क्या बना था? न्यूसेलस से एम्ब्रियो सैक, ठीक है। यहाँ साइड साइड में वेरियस सेल्स आएंगी न्यूसेलस की। ये सेल्स ज्यादा कहाँ होती थी? माइक्रोपाइल की तरफ, ठीक है। इसने डिवाइड करके, एक सेल ने मॉडिफाई करके, एक सेल ने खुद को मॉडिफाई करके मेगास्पोर मदर सेल ने बदला था और उसने डिवाइड करके बनाया था एम्ब्रियो सैक। अब समझ में आई एम्ब्रियो सैक कहाँ होता है? ये बात तो भाई क्लियर होनी चाहिए, तो बहुत बेसिक बात है। एम्ब्रियो सैक कहाँ होता है? एम्ब्रियो सैक होता है ओव्यूल के अंदर। अब ये यहाँ पर जो पोलन ट्यूब थी वो एंटर करी, है ना, पोलन ट्यूब एंटर करी। एक ने यहाँ पर बनाया एम्ब्रियो, क्योंकि अभी जाइगोट बन गया तो एम्ब्रियो बन चुका है, हम पढ़ चुके हैं। और एक ने बनाया यहाँ पे एंडोस्पर्म, मान लो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है यहाँ पर बना। एम्ब्रियो यहाँ पे किस तरीके से बना होगा? इस तरीके से बना होगा यहाँ पे एम्ब्रियो। यहाँ पे दिख रही होंगी सस्पेंसर सेल्स, और यहाँ पर सस्पेंसर सेल न्यूट्रिशन खींच के दे रही होंगी किसको? एम्ब्रियो को, ठीक है। तो ये सब चीजें कहाँ पर चल रही है, क्लियर है या नहीं है बताओ? ओव्यूल के अंदर चल रही है सारी चीजें। और सर डायग्राम, जो बुक में ये वाला डायग्राम था ना, इस डायग्राम में सर मैच्योर एम्ब्रियो में सर प्यूम्यूल लिखा हुआ था, वो क्या होता है? भाई वो अभी मैंने पढ़ाया ही नहीं, तो मैं कैसे बता दूं डायरेक्ट? उस टॉपिक पे आने तो दो। अभी तुम सोचो, एक चीज कुछ सोचो, तुम अभी किस टॉपिक पे बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले? अभी हम टॉपिक पे बात कर रहे थे कि कौन सी सेल होती है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। मींस अभी हम यही नहीं क्लियर कर पाए थे कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस किसके अंदर है। तो हम क्या क्या स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, क्या क्या स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं एक मैच्योर एम्ब्रियो के अंदर, उस पे कैसे आ जाएंगे? होप तो तुम समझ पा रहे हो मेरी बात, क्या कहना चाह रहा हूँ। यस समझे? सर। समझे अपना क्वेश्चन? तो अभी हम उस टॉपिक पे आए नहीं, अभी हम हेडिंग डालेंगे कि क्या क्या देखने को मिलता है एक मैच्योर एम्ब्रियो में। तो शायद तुम्हें वो वर्ड भी समझ में आ गया होगा, क्या क्या देखने को मिलता है जो तुम अभी पूछ रहे थे। तो आज का टॉपिक यही है, ठीक है, कि एक, चला खत्म हो गया टॉपिक वाला, इसलिए पूछा। हाँ कोई नहीं, कोई इशू नहीं है, चलो ठीक है। तो एंडोस्पर्म फॉर्मेशन क्लियर, ठीक है। और ये क्लियर, इसमें कोई डाउट है भाई? इशिता बताओ सब। नो सर। चलो ठीक है। अब आज हमें पढ़ना है टॉपिक इज नंबर 1, डाइकॉट एम्ब्रियो या मैच्योर डाइकॉट एम्ब्रियो कैसा दिखता है। तो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे डाइकॉट एम्ब्रियो कैसा दिखता है, डाइकॉट एम्ब्रियो कैसा दिखता है मैच्योर, एंड मोनोकॉट एम्ब्रियो कैसा दिखता है मैच्योर। भाई किसी की तबीयत खराब रहे करे तो बता दिया करो, ठीक है। क्लास थोड़ी पोस्टपोन हो जाए करेगी, रुक जाए करेगी एक आध दिन, पर भाई कॉम्प्रोमाइज मत करा करो अपनी तबीयत से, ठीक है। जैसे शायद आदित्य बीमार था तो उसने बताया नहीं, और मैं उसे कह रहा था कि तुम पढ़ नहीं रहे, तो ठीक है। तो किसी को भी बीमार फील हुआ करे बोल दिया करो सर आज क्लास मत लो, ठीक है। या कोई भी कुछ भी ऐसी कंडीशन फील हो जिसमें तुम्हें लगता हो कि हाँ मेरी क्लास मिस हो जाएगी तो मेरा नुकसान होगा, तो बता दिया करो, ठीक है। हम बेशक से एक एक्स्ट्रा क्लास रख लेंगे या किसी और दिन रख लेंगे, संडे को रख लेंगे,
ठीक है, पर अपनी तबीयत के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करना। अब हमें क्वेश्चन ये है कि हमें क्या क्या देखने को मिलता है एक डाइकोट एम्ब्रियो में और एक मोनोकोट एम्ब्रियो में। ठीक है भाई, तो यहाँ पर एक सिंपल डायग्राम से समझाऊंगा इस चीज को। अगर तुम ये चीज समझ गए तो तुम्हें वो भी वर्ड समझ में आ जाएंगे। एक डाइकोट एम्ब्रियो जो होता है, तो डाइकोट के बारे में तुमने क्या पढ़ा था? कोई एक कैरेक्टर बताओ जो तुमने छोटी क्लास में पढ़ा है डाइकोट के बारे में, बोलो। डाइकोट मोनोकोट में सबसे बड़ा फर्क क्या होता था? छोटी क्लास में पढ़ा है, 9th क्लास में। एक के पास 2 कोटिलिडन होते थे और मोनोकोट के पास सिर्फ 1 कोटिलिडन होता था। ठीक है, डाइकोट हैव 2 कोटिलिडन एंड मोनोकोट हैव ओनली 1 कोटिलिडन। ये वर्ड सुना है नहीं सुना, बताओ। सर सुना है। चलो ठीक है भाई, किसी ने तो सुना है। अब यहाँ पर देखो, डाइकोट हैव 2 कोटिलिडन्स, डाइकोट्स हैव 2 कोटिलिडन्स। डाइकोट्स के पास 2 कोटिलिडन होते हैं। यहाँ पर 1 और 2 कोटिलिडन। यहाँ पर मुझे बीच में कुछ बनाना है इसलिए एक ही इधर बना रहा हूँ। तो डाइकोट हैव 2 कोटिलिडन्स। ठीक है, इस डायग्राम को फेयर ही बना देता हूँ दोनों को, क्योंकि मुझे सर लगता है कोटिलिडन सीड होता है? कोटिलिडन सीड के हिस्से हैं भाई। अभी हमने हेडिंग क्या डाली? एक डाइकोट एम्ब्रियो कैसा दिखता है मैच्योर, और एक मोनोकोट एम्ब्रियो कैसा दिखता है मैच्योर। ठीक है, तो मैच्योरिटी तक तो हम पढ़ चुके। तो एक डाइकोट कैसा दिखेगा मैच्योरिटी के बाद, और एक मोनोकोट कैसा दिखेगा मैच्योरिटी के बाद, वो अब हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, समझ में आई नहीं आई बात? बताओ पहले क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्लियर है या नहीं, पहले बताओ। सर बाद क्लियर में है। बाद में सर नहीं होता। कोटिलिडन क्या होता है बता दो। क्या बोल रहे हो, दोबारा बोलो। कोटिलिडन क्या होता है? कोटिलिडन सीड्स के पार्ट है भाई। ठीक है, जो जैसे सर तुमने अभी वो पूछा था ना, कि अभी मैंने एक चीज बोली थी डायग्राम में कि क्या क्या पार्ट्स देखने को मिलते हैं एक मैच्योर एम्ब्रियो के अंदर। क्या टॉपिक बोला था? क्या क्या पार्ट्स देखने को मिलते हैं एक मैच्योर एम्ब्रियो के अंदर। तो एक मैच्योर एम्ब्रियो के अंदर हमें देखने को मिलते हैं 2 कोटिलिडन। तो कोटिलिडन वो हिस्से होते हैं जिसके अंदर तुम्हारा भरा हुआ होता है हिस्सा, कि क्या क्या भरा हुआ होगा इस कोटिलिडन के अंदर। इस कोटिलिडन देखो, ये कोटिलिडन एक तरीके से आपस में चिपके हुए हैं। ठीक है, 2 कोटिलिडन आपस में कैसे होते हैं? चिपके हुए होते हैं। जैसे मान लो एक गेहूं का दाना देखा है, इस तरीके से ये होता है गेहूं का दाना। ठीक है, और उस गेहूं के दाने के बीच में इस तरीके से एक लाइन होती है, देखा है? यस अगर सर। इस लाइन से उसे तोड़ोगे तो आधा हिस्सा इधर गिरेगा गेहूं का, और आधा हिस्सा इधर गिरेगा गेहूं का। मानते हो ये बात? यस सर। यस सर। चलो एक और एग्जांपल बनाते हैं। एक चने का दाना ले लो। ठीक है, इस चने के दाने में इस तरीके से एक लाइन होती है। ठीक है, इस चने के छिलके को उतारोगे तो तुम्हें दिखेगा कि इसका आधा पोर्शन इधर है और आधा पोर्शन इधर है, जो आपस में चिपका हुआ था। इस चने के दाने को जब खोलोगे तो आधा चना इधर गिरेगा टूट के, और बिल्कुल ही आधा चना इधर गिरेगा टूट के। ये बात मानते हो? यस सर। यस तो ये सर। क्या हुआ? ये हुआ एक कोटिलिडन और ये हुआ दूसरा कोटिलिडन। लाइव एग्जांपल समझ में आया? यस सर। हाँ, अब इस कोटिलिडन के अंदर होगा क्या? मैंने बोला ये एक गेहूं की सीड है। मैंने क्या बोला? ये एक गेहूं की सीड है। तो इस गेहूं की सीड को अगर मैं जूम करूं, ठीक है, तो इस गेहूं की सीड के अंदर मुझे क्या देखने को मिलेगा? इस गेहूं की सीड के अंदर जूम करने के बाद या इसके अंदर घुसने के बाद मुझे देखने को मिलेगा कि यहाँ पर कुछ एंडोस्पर्म है। ठीक है, यहाँ पर कुछ एंडोस्पर्म है, यहाँ पर कुछ एम्ब्रियो जैसा हैगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ एम्ब्रियो की सेल्स जैसी हैंगी। ठीक है, खैर ये पूरा जितना भी स्ट्रक्चर डेवलप हुआ है किससे डेवलप हुआ है? मैच्योर एम्ब्रियो से डेवलप हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा? कुछ सेल्स एम्ब्रियो की देखने को मिलेंगी। ठीक है, और ये जो 2 पार्ट्स तुम्हें देखने को मिल रहे हैं, ये किससे डेवलप हुए हैं? एम्ब्रियो की सेल्स के डिवीजन से। ये जो 2 तुम्हें स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं अगल बगल, ये किससे डेवलप हुए हैं? ये डेवलप हुए हैं एम्ब्रियो की सेल्स की डिवीजन के अंदर, डिवीजन की वजह से। तो इसके बीच में क्या देखने को मिलेगा तुम्हें? एंडोस्पर्म देखने को मिलेगा। अब क्वेश्चन ये आता है, क्या सर हमें एंडोस्पर्म हर किसी के अंदर देखने को मिलेगा? नहीं, हर किसी के अंदर नहीं देखने को मिलता। सबके अंदर एंडोस्पर्म नहीं बचता मैच्योरिटी तक। क्यों नहीं बचता? एंडोस्पर्म किसके लिए था पहले ये बताओ? एंडोस्पर्म था किसके लिए? सर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के। एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए। तो किसको यूज था एंडोस्पर्म का? एम्ब्रियो को। अब हो सकता है भाई कि सारा का सारा एंडोस्पर्म इसने खा लिया हो सकता है सारा का सारा एंडोस्पर्म इसने खा लिया हो। ठीक है, तो इसके लिए 2 टाइप्स की सीड आएंगी बाद में, अभी नहीं पर बाद में आएंगी। 2 टाइप्स की सीड होती है जिसके अंदर एंडोस्पर्म सारा का सारा खत्म हो चुका होता है,
और जिसके अंदर एंडोस्पर्म अभी भी थोड़ा बहुत बचा हुआ होता है। तो जिस सीड के अंदर एंडोस्पर्म मैच्योरिटी के बाद भी बचा रहे उस सीड का नाम कुछ अलग होता है, ठीक है। और जिसके अंदर मैच्योरिटी के बाद बचा ना रहे उसका नाम कुछ अलग होता है, वो बात की बात है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, जो सीड के अंदर दो हिस्से होते हैं, जो सीड के अंदर दो अलग अलग हिस्से होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, कोटिलिडन कहलाते हैं। और इसी के अंदर भरा हुआ होता है थोड़ी बहुत सेल एम्ब्रियो की और ज्यादातर एंडोस्पर्म। अगर एंडोस्पर्म बचा होगा तो बचा रहेगा, वरना नहीं। इसके अंदर क्या बचेगा फिर, इसके बाद में स्टोर हो जाता है फूड, ठीक है। अगर एंडोस्पर्म खत्म हो गया तो बाद में खाली होने के बाद इसके अंदर क्या स्टोर कर देता है प्लांट, इसके अंदर स्टोर कर देता है फूड, स्टोर कर देता है, ठीक है। सीड के अंदर क्या स्टोर कर देता है प्लांट, फूड स्टोर कर देता है जब ये खाली हो जाते हैं, ठीक है। तो जो तुम चने खा रहे हो उस चने के अंदर क्या भरा हुआ है, उस चने के अंदर या तो एंडोस्पर्म होगा थोड़ा बहुत, या उसके अंदर क्या भरा होगा, स्टोर्ड फूड ऑफ प्लांट। प्लांट का स्टोर्ड फूड क्या होता है, प्लांट का स्टोर्ड फूड होता है स्टार्च। क्या होता है स्टोर्ड फूड प्लांट का, स्टार्च। कोटिलिडन समझ में आया? ये गेहूं वाले एग्जाम्पल से, चने वाले से समझ में आया नहीं आया, बताओ। आ गया एक डायग्राम और दिखा देते हैं भाई, यकीन तो नहीं है मुझे। सर। अगर सारा एंडोस्पर्म एम्ब्रियो खा जाएगा तो फिर वो मर नहीं जाएगा? क्यों मर जाएगा, वो मैच्योर होने के लिए तो खा रहा है। नहीं, ये मैच्योर हो बताओ, गया सुनो, तो ये खाना तो बताओ। मेरे। हाँ, एक क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि तुम्हारे घर में तुम्हारे लिए 1 साल के लिए खाना रखा हुआ है, ठीक है। तुम्हें जिंदा रहने के लिए सिर्फ 6 महीने के खाने की जरूरत है, ठीक है। अब तुमने क्या करा, 6 महीने तक खाना खाया आराम से, बिल्कुल ही खुश होके, और 6 महीने के खाना जो बचा हुआ एक्स्ट्रा, उस खाने को क्या करा, बांट दिया। क्या तुम्हारी डेथ हो जाएगी? नहीं सर। सेम सीड के साथ है, उसको जितना चाहिए था उसको उसको मिल गया, उतना उसको मिल गया। अब मान लो एंडोस्पर्म उसकी जरूरत से ज्यादा बना हुआ है, तो वो क्या करेगा, बचा रहेगा एंडोस्पर्म। वो एंडोस्पर्म क्या करेगा, बचा रहेगा। समझ में आई बात? वो एंडोस्पर्म क्या करेगा, बचा रहेगा। होप सो तुम्हें बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो इसलिए कंफ्यूज मत हो। ये देखो स्प्राउट्स का एग्जांपल सबसे बढ़िया है। इस स्प्राउट्स के अंदर तुम्हें दो अलग अलग हिस्से दिख रहे हैं। यस सर। लो इसको डाउनलोड कर लेते हैं। पता नहीं तुम किस चीज को देख रहे हो इसके अंदर, ये लो ऐड कर देते हैं। बड़ा अच्छा डायग्राम मिला है। इस स्प्राउट के अंदर तुम्हें दो अलग अलग हिस्से देखने को मिल रहे हैं। एक हिस्सा ये देखने को मिल रहा है स्प्राउट के अंदर, और एक हिस्सा ये देखने को मिल रहा है स्प्राउट के अंदर। ये दोनों क्या कहलाएंगे, कोटिलिडन। तो ये डाइकोट है, मोनोकोट है? डाइकोट। डाइकोट है। आप कैसे पहचान रहे हो भाई तुम डाइकोट मोनोकोट? तुम्हें तो पता ही नहीं था डाइकोट मोनोकोट के बारे में। अगर तुम नोटिस करो, इसके अंदर से दो चीजें ग्रो हो रही हैं। एक ऊपर की तरफ लीफ लाइक स्ट्रक्चर ग्रो हो रहा है, देख रहे हो नहीं देख रहे? एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर ग्रो हो रहा, नहीं हो रहा? ये हो रहा है। हो रहा है, चलो सच बात है भाई, मान लिया, तो क्लियर है, ठीक है। इसके नीचे एक रूट लाइक स्ट्रक्चर ग्रो हो रहा है, दिख रहा है? यस सर। लाइक रूट नहीं बोला मैंने बोला रूट लाइक स्ट्रक्चर ग्रो हो रहा है। दो चीजें दिख रही है तुम्हें, एक दिख रहा है ऊपर की तरफ लीफ लाइक स्ट्रक्चर, और एक दिख रहा है नीचे की तरफ रूट लाइक स्ट्रक्चर। जो एक कोटिलिडन से ऊपर की तरफ लीफ लाइक स्ट्रक्चर ग्रो होता है, जो आगे चल के शूट बनाएगा, उसे कहा जाता है प्लूम्यूल। उसे क्या कहा जाता है, प्लूम्यूल। ये आगे चल के पूरे पेड़ को, पूरे के पूरे पौधे को ग्रो करता है, ठीक है। इसी से पूरा का पूरा पौधा ग्रो होता है। जब भी एक पौधा ग्रो हो रहा होता है, क्या उसके अंदर तुम्हें पेड़ दिखने लग जाता है शुरू होते ही, या सिर्फ एक पत्ता सा दिखता है? जब भी एक पौधा ग्रो होता है उसके अंदर या तो एक पत्ता या दो पत्ते ही देखने को मिलते हैं ना। ये बात यस। मानते नहीं मानते? जब एक पौधा ग्रो हो रहा था उसके अंदर इस तरीके से एक या दो पत्ता ही देखने को मिलता है। पर कल को पता चले तुम्हें इतना बड़ा पेड़ हो जाएगा कि वो कई किलो का हो जाता है, टन का हो जाता है, ठीक है। ऐसा कैसे हो पाता है, ऐसा किस वजह से हो पाता है? बिकॉज प्लूम्यूल आगे डेवलप कर चुका है। एक सेकंड अपने डाउट हाँ भाई, डाउट क्रिएट हुआ। हाँ, मैंने क्या बताया, कोटिलिडन्स जो होते हैं उससे जो ऊपर की तरफ सबसे पहला हिस्सा उगता है लीफ लाइक, उसे कहा जाता है प्लूम्यूल। उसे क्या कहा जाता है, प्लूम्यूल कहा जाता है। और ये आगे चल के बनवाता है किसको, ये आगे चल के बनाता है फ्यूचर शूट को। किसको बनवाता है, फ्यूचर शूट को बनवाता है। जो नीचे की तरफ हिस्सा उगता है उसे कहा जाता है रेडिकल। उसे क्या कहा जाता है, रेडिकल कहा जाता है।
और R फॉर रेडिकल, और ये आगे चल के बनवाता है फ्यूचर रूट। क्या बनवाता है? फ्यूचर रूट। क्या डाउट है इसमें बताओ? सर कोई डाउट नहीं है। मैं मान ही नहीं सकता देव को डाउट ना हो। डाउट क्रिएट करो भाई, ऐसे नहीं यकीन होगा। बाकी बच्चे बताओ, क्लियर है? यस सर। चलो ठीक है। तो एक डाइकोट की सीड की बात करते हैं, हम इसको इरेज कर देते हैं भाई, जब रियल डायग्राम मिल गया तो फिर कोई जरूरत ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर डाइकोट की सीड बात करते हैं। एक डाइकोट के अंदर दो कॉटिलिडन्स होते हैं, तो दो कॉटिलिडन्स, वन कॉटिलिडन इज हेयर एंड टू कॉटिलिडन इज हेयर। ठीक है, तो एक डाइकोट के अंदर दो कॉटिलिडन होते हैं। रियल डायग्राम में ऐड कर देते हैं। अ डाइकोट हैव टू कॉटिलिडन्स। ठीक है, और डाइकोट हैव टू कॉटिलिडन्स इन डाइकोट। ठीक है, जो कॉटिलिडन से ऊपर की तरफ जो हिस्सा उगता है अबव द ग्राउंड, ये कहाँ उग रहा होगा? अबव द ग्राउंड। ठीक है, जो अबव द ग्राउंड हिस्सा उगता है उसे कहा जाता है प्लूम्यूल। ठीक है, तो अबव द ग्राउंड जो हिस्सा उगेगा, ये डायग्राम थोड़ा गलत जगह डल गया, जो अबव द ग्राउंड हिस्सा उगेगा उसे कहा जाएगा प्लूम्यूल। हाँ, गलत जगह एरो लगा दिया। अबव द ग्राउंड जो हिस्सा उगेगा उसे कहा जाएगा प्लूम्यूल, और प्लूम्यूल बनवाएगा फ्यूचर शूट। क्या बनवाएगा? फ्यूचर शूट। तो जितना भी हिस्सा जो पेड़ का जमीन से ऊपर होता है उसे कहा जाता है शूट। ठीक है, जो हिस्सा कॉटिलिडन से नीचे की तरफ उगेगा, मतलब जो जमीन के अंदर होगा, ठीक है, ये हिस्सा जमीन के अंदर होगा, रूट वाला हिस्सा कहाँ होगा? जमीन के अंदर, इसे कहा जाएगा रेडिकल, और ये बनवाएगा फ्यूचर रूट। ठीक है, ये बनवाएगा फ्यूचर रूट। ठीक है, तो ये हेल्प करेगा बनवाने में फ्यूचर रूट। तो फ्यूचर शूट एंड फ्यूचर रूट दो चीजें बनवाने में हेल्प करता है कौन? प्लूम्यूल एंड रेडिकल। ठीक है, तो ऑप्शन प्लूम्यूल क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, या यहाँ पे एक डाउट आता है कि मोनोकॉट के अंदर क्या देखने को मिलेगा। इसके अंदर तो हमें समझ में आ गया कि भाई एक प्लूम्यूल होता है, एक रेडिकल होता है। ठीक है, एक चीज और होती है जो एक रीजन बोला जाता है। क्या रीजन बोला जाता है? रीजन मतलब एक इमेजिनरी एक्सिस बोली जाती। क्या? दो कॉटिलिडन के बीच के हिस्से को, जो ये बीच का हिस्सा होता है, जो दो कॉटिलिडन के बीच का जो ये एक्सिस होती है, मतलब अगर तुम एक लाइन खींचो दो कॉटिलिडन के बीच में, इमेजिनरी लाइन अगर खींचो, तो इस लाइन को क्या कहते हैं? इस लाइन को कहते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस। क्या कहते हैं इस लाइन को? एम्ब्रियोनल एक्सिस कहते हैं। तो ये बात याद रखना, दो कॉटिलिडन्स के बीच के हिस्से को, जो दो कॉटिलिडन्स के बीच का हिस्सा होता है उसको कहा जाता है, इज नोन एज एम्ब्रियोनल एक्सिस। ठीक है, तो दो कॉटिलिडन्स के बीच की जो लाइन होती है, इस लाइन को कहा जाता है एम्ब्रियोनल एक्सिस। ठीक है, तो ये जो लाइन है, दिस इज नोन एज एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस, दिस इज नोन एज एम्ब्रियोनल एक्सिस। होप सो समझ में आ गई होगी बात। अब ये बताओ, एम्ब्रियोनल एक्सिस में दो रीजन बनते हैं, एक कॉटिलिडन से ऊपर और एक कॉटिलिडन के नीचे वाला हिस्सा। एम्ब्रियोनल एक्सिस में दो रीजन बनते हैं, एक कॉटिलिडन के ऊपर वाला हिस्सा और एक कॉटिलिडन के नीचे वाला हिस्सा। ये बात मानते नहीं मानते? एम्ब्रियोनल एक्सिस में दो रीजन बन रहे नहीं बन रहे? कॉटिलिडन के ऊपर वाली लाइन और कॉटिलिडन के नीचे वाली लाइन। ये बात मानते हो? यस सर। यस। जो कॉटिलिडन की ऊपर वाली लाइन होती है, जो कॉटिलिडन की ऊपर वाली लाइन होती है, उस एरिया को, कॉटिलिडन के ऊपर वाले एरिया को कहा जाता है, कॉटिलिडन के ऊपर वाले एरिया को कहा जाता है एपिकोटाइल रीजन, इज नोन एज एपिकोटाइल रीजन, इज नोन एज एपिकोटाइल। अगर तुम वर्ड का मतलब समझो, एपी का मतलब क्या होता है? अपर। हमारी स्किन में 3 लेयर होती हैं, देखो हमारी स्किन में 3 लेयर होती हैं। हमारी स्किन को कहा जाता है डर्मा। क्या कहा जाता है? डर्मा। इसलिए स्किन के डॉक्टर को कहा जाता है डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्मेटोलॉजिस्ट कहा जाता है स्किन के डॉक्टर को। अब हमारी स्किन की कितनी लेयर होती है? 3 लेयर। एक अपर लेयर विच इज नोन एज एपिडर्मिस, मिडल लेयर विच इज नोन एज मेसोडर्मिस, एंड इनर लेयर विच इज नोन एज एंडोडर्मिस। ठीक है, तो एपिडर्मिस, मेसोडर्मिस, एंडोडर्मिस। तो तुम्हें एपी का मतलब क्या समझ में? एपी का मतलब क्या होता है? अपर या लोअर या मिडल? सर अपर। अपर। एपी का मतलब क्या समझ में आया? अपर समझ में आया है ना भाई।
अब यहाँ पर तुम्हें जो एम्ब्रियोनल एक्सिस में जो कोटिलिडन से ऊपर का हिस्सा दिख रहा है उसका नाम क्या पड़ा, उसका नाम पड़ा एपी एंड कोटाइल। कोटाइल वर्ड क्यों दिया गया इसको बताओ। एपी मतलब ऊपर, किससे ऊपर, किससे ऊपर है ये, तो इसलिए शॉर्ट फॉर्म में क्या नाम दिया गया, कोटाइल। क्या नाम दिया गया, कोटाइल, एपी कोटाइल, कोटाइल से ऊपर का हिस्सा, ठीक है, कोटिलिडन से ऊपर का हिस्सा इज नोन एज एपी कोटाइल, ठीक है। अब कोटिलिडन से नीचे का जो हिस्सा होगा, ठीक है, कोटिलिडन से जो नीचे का हिस्सा होगा, ठीक है, इसको पूरे को मेरे को स्केल करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक के जो एरिया है इसे मैं क्या कह रहा हूँ, एपिकोटाइल कह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक के हिस्से को मैं कह रहा हूँ एपिकोटाइल, और यहाँ से कोटिलिडन से नीचे के हिस्से को मैं कह रहा हूँ हाइपोकोटाइल। हाइपो का मतलब क्या होता है, नीचे, हाइपो का मतलब होता है नीचे, और किससे नीचे, कोटिलिडन से नीचे, दिस इज नोन एज हाइपोकोटाइल। क्लियर हुआ, एपिकोटाइल हाइपोकोटाइल क्या कहलाता है। यस सर। यस बताओ सर। बाकी बच्चे डाउट क्रिएट करो भाई, कोई डाउट है तो। अब मैं पूछूंगा फिर क्वेश्चन, अगर क्लियर हो गया हो तो। क्लियर है यहाँ तक। यस सर। यस सर। ठीक है, दो कोटिलिडन में एक इमेजिनरी एक्सिस होती है बीच में जिसे कहा जाता है एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस से ऊपर का हिस्सा कहलाता है, उस लाइन के ऊपर का हिस्सा, कोटिलिडन से ऊपर का हिस्सा कहलाता है एपिकोटाइल, और नीचे का हिस्सा कहलाता है हाइपोकोटाइल। अब क्वेश्चन ये है, प्लूम्यूल किस रीजन में प्रेजेंट होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस के। सिंपल क्वेश्चन है, वैसे देखते हैं कौन बता पाएगा। एपिकोटाइल। हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल। वेल, हाइपोकोटाइल में प्लूम्यूल कैसे होगा, एपिकोटाइल में होता है सर। प्लूम्यूल जमीन से ऊपर होता है, जमीन से नीचे होता है। नीचे होता है। प्लूम्यूल जमीन से ऊपर होता है, ये देखो, प्लूम्यूल इज अपर देन ग्राउंड, ठीक है। फ्यूचर शूट जो प्लांट का ऊपर का हिस्सा होता है, ठीक है, जो जमीन से ऊपर का हिस्सा होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है शूट। तो ये जमीन से ऊपर होगा ना, तो प्लूम्यूल शूट कौन बनवा रहा है, प्लूम्यूल, ठीक है। तो एपिकोटाइल रीजन में क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पर प्रेजेंट होता है प्लूम्यूल, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेजेंट होता है प्लूम्यूल, एपिकोटाइल हैव प्लूम्यूल, ठीक है, इस रीजन में प्रेजेंट होता है प्लूम्यूल। अगर मैं हाइपोकोटाइल में पूछूं तो हाइपोकोटाइल रीजन में क्या प्रेजेंट होता है, बताओ। रेडिकल। रेडिकल, तो यहाँ प्रेजेंट होता है रेडिकल, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है, कोटिलिडन में एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है, एम्ब्रियोनल एक्सिस के बाद, ठीक है, एम्ब्रियोनल एक्सिस के बाद यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, हमें एक एपिकोटाइल रीजन देखने को मिलता है और एक हाइपोकोटाइल रीजन देखने को मिलता है, ठीक है। इस कोटिलिडन के अंदर जो मैंने अभी एक बात बोली थी थोड़ी देर पहले, याद रखना, अगर ये कोटिलिडन खाली हो गई है, इसके अंदर एंडोस्पर्म नहीं है, ठीक है, तो इसको फूड स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो बाद में लिखाऊंगा, ठीक है, अभी बस याद दिला रहा हूँ, ऐसा कुछ बोला था, ठीक है। तो एक मोनोकॉट, एक डाइकॉट सीड के बारे में बताया। एक डाइकॉट सीड में दो कोटिलिडन होते हैं, मतलब दो हिस्से देखने को मिलते हैं हमें, ठीक है, जो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट से बने हैं। तो इसके अंदर क्या होते हैं, दो कोटिलिडन्स होते हैं, और इस कोटिलिडन से जो ऊपर की तरफ हिस्सा उगता है उसे कहा जाता है प्लूम्यूल, और जो नीचे की तरफ हिस्सा उगता है उसे कहा जाता है रेडिकल, ठीक है। एक बनाता है फ्यूचर शूट, एक बनाता है फ्यूचर रूट, ठीक है। एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है, दो रीजन होते हैं, इमेजिनरी रीजन है, ये कोई रियल में एक्सिस्ट नहीं करते, एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल। कोई डाउट है तो क्लियर करो, देन स्टेटमेंट पढ़ू। डाउट है कोई? नो सर। चलो अब स्टेटमेंट पे आते हैं। एम्ब्रियो डेवलपमेंट, डाइकोट एम्ब्रियो, पार्ट्स ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो या पार्ट्स ऑफ मैच्योर डाइकोट एम्ब्रियो। देखो मैच्योर एम्ब्रियो हो चुका है, तो हम ये पढ़ रहे हैं एक मैच्योर डाइकोट एम्ब्रियो जो होगा, ठीक है, उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स देखने को मिलेंगे। तो एक मैच्योर डाइकोट एम्ब्रियो के अंदर हमें कौन कौन से पार्ट देखने को मिलेंगे। तो इट हैज एन एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड टू कोटिलिडन, पहली लाइन समझ में आ गई होगी। द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कोटिलिडन, above the level of cotyledon is called epicotyl, word समझ में आया? Yes sir. Which terminate with the plumule, यहाँ पर क्या टर्मिनेट हो रहा होता है, प्लूम्यूल, यहाँ पर क्या खत्म हो रहा होता है, प्लूम्यूल। ये बात भी समझ में आ रही होगी, जिसे कहा जाता है स्टेम टिप या फ्यूचर शूट, ठीक है, फ्यूचर शूट मेकिंग पार्ट। The cylindrical portion below the level of cotyledon is known as hypocotyl, hope so ये भी समझ में आ गया होगा। That terminate with the radical, जहां पर क्या खत्म हो रहा होता है, जहां पर प्रेजेंट होता है या जहां पे खत्म हो रहा होता है रेडिकल और रूट टिप,
ठीक है, विच इज नोन एज रूट टिप। द रूट टिप इज कवर्ड बाय रूट कैप। बस ये स्टेटमेंट मैंने नहीं बताई तुम्हें कि जो यहाँ पर रूट टिप होती है मींस जो रेडिकल होता है वो किससे कवर होता है, रेडिकल इज कवर्ड बाय रूट कैप। बोलो भाई, डाउट बोलो। देव कुछ पूछ रहे थे? नहीं सर। कवर बाय रूट कैप। क्या सारी स्टेटमेंट समझ में आई? यस सर। तो सच बताओ देव। आ गई सर। चलो देख, मान लेते हैं भाई अगर बोल रहे हो तो। अब क्वेश्चन आता है पार्ट्स ऑफ, ठीक है, पार्ट्स ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो, ठीक है, मैच्योर मोनोकॉट एम्ब्रियो और मोनोकॉट सीड। क्या क्या पार्ट्स देखने को मिलेंगे? क्या उसके अंदर 2 कोटिलिडन देखने को मिलेंगे? नो सर। ठीक है, तो मोनोकॉट के अंदर सिर्फ देखने को मिलेगा ओनली 1 कोटिलिडन। तो यहाँ पर बनाया सिर्फ एक कोटिलिडन। अब यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखी होगी, लेटरल का मतलब क्या होता है पहले बताओ। बेसिक्स बायोलॉजी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेटरल? चलो मैं बता देता हूँ जिस बच्चे को नहीं पता। लॉन्गिट्यूड। नहीं, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होती है, मतलब ऐसे काट रहे हो किसी को, ठीक है। ये एक बॉक्स है, ठीक है, इस बॉक्स के अंदर मैंने लिखा ए, मैंने लिखा बी, मैंने लिखा सी। अगर मैं पूछूं ए जो लिखा हुआ है वो कौन से एरिया में लिखा हुआ है, तो तुम बोलोगे सुपीरियर। मैं पूछूं बी किस एरिया में लिखा हुआ है, तो तुम बोलोगे सर मिडल। और सी किस एरिया में लिखा हुआ है, तो तुम बोलोगे सर इंफीरियर। सुपीरियर, मिडल और इंफीरियर। अगर मैं बोलूं डी मैंने कहाँ लिखा हुआ है, ई मैंने कहाँ लिखा हुआ है, तो तुम बोलोगे सर साइड्स में। क्या बोलोगे? साइड्स में। कहाँ लिखा हुआ है? साइड्स में लिखा हुआ है। अगर मैं इसको फ्रंट एरिया मानूं तो इसे क्या बोलेंगे? साइड्स में। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम बोलो सर इसमें तो ए सी भी साइड्स हो सकती हैं, तो इसके लिए एक और क्वेश्चन है। फॉर एग्जाम्पल एक कॉपी है तुम्हारे पास, ठीक है भाई, एक कॉपी तुम्हारे पास, ये कॉपी यहाँ से खुलती है, ठीक है, इस एरिया से ये कॉपी खुलती है, ठीक है, यहाँ से इस वाले एरिया से ये कॉपी खुलेगी। यहाँ पर इसके पेजेस तुम्हें दिख रहे हैं इस तरीके से, ठीक है, यहाँ से ये कॉपी खुलेगी, ठीक है। तो ये कॉपी यहाँ से खुलेगी। तो इस कॉपी में मान लो यहाँ लिखा हुआ क्लासमेट, तो मैं तुमसे पूछूं क्लासमेट किस एरिया में लिखा हुआ, तो तुम बोलोगे सुपीरियर, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है मान लो 400 पेजेस, तो तुम बोलोगे किस एरिया में? मिडल। और यहाँ पर लिखा हुआ आईटीसी पब्लिकेशन ने इसे बनाया है, तो तुम क्या बोलोगे? ये लिखा हुआ है इंफीरियर हिस्से पे। अगर मैं बोलूँ इस कॉपी का जो ये साइड वाला एरिया है जहाँ पे बाइंडिंग करवाई है या जहाँ पर स्पाइरल लगा हुआ है, इस वाले हिस्से को क्या कहोगे? तो इस वाले हिस्से को कहते हैं साइड्स, ठीक है। और इसी साइड्स को कहा जाता है बायोलॉजी लैंग्वेज में लेटरल। क्या कहा जाता है? लेटरल। लेटरल वर्ड समझ में आया नहीं आया? यस आ गया। सर। आ गया। चलो तो अब लेटरल वर्ड जैसे मान लो मैं अगर तुमसे पूछूं किसी एक चीज में लेटरल वर्ड, फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास अगर स्केल है, ठीक है, उस स्केल के अंदर, ठीक है, एक स्केल इस तरीके से देखने को होता है, ठीक है, इस तरीके से एक स्केल देखने को होता है। तो स्केल में लाइंस इधर इधर होती हैं, सेंटीमीटर और जो भी जैसे भी होती हो, ठीक है, यहाँ पर लाइंस होती है और यहाँ पर लिखा रहता है उसका नाम जिस ब्रांड का है। तो लेटरल हिस्सा कहाँ पर हुआ? जहां पर लाइंस है ए एरिया और जहां पर नाम लिखा हुआ है बी एरिया। सर ए। एरिया। ठीक है, तो चलो तो बढ़िया है, तुम सबको लेटरल एरिया समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला, समझा रहा था मैं कि मोनोकॉट्स के अंदर लिखा होगा कि जो उसका कोटिलिडन होता है वो एम्ब्रियोनल एक्सिस के लेटरली प्रेजेंट होता है। बात क्लियर है? सर किसको क्लियर नहीं हुई ये बात बताओ? क्लियर हो गई? लेटरल वर्ड से समझ में आ गया? देव? यस सर। हाँ, तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखी होगी मोनोकॉट्स के अंदर ओनली 1 कोटिलिडन होता है। मोनोकॉट्स हैव ओनली 1 कोटिलिडन, ठीक है, ओनली 1 कोटिलिडन, ठीक है। मोनोकॉट के पास सिर्फ एक कोटिलिडन होता है और वो एम्ब्रियोनल एक्सिस के लेटरली प्रेजेंट होता है, ठीक है भाई। होप से बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद इसमें होता है प्लिम्यूल जो अपर पार्ट होगा, और इसके अंदर होता है रेडिकल। मींस हर रूट के अंदर ये चीज तुम्हें देखने को मिलेगी। तो ऊपर वाला थोड़ा ग्रीन सा बना देता हूँ ताकि समझ में आए, ठीक है। तो इसके अंदर एक अपर एरिया होगा जिसे कहा जाएगा प्लूम्यूल, जो बनाएगा फ्यूचर शूट, और इसके अंदर एक लोअर हिस्सा होगा जो बनाएगा फ्यूचर रूट, ठीक है, जिसे हम कहेंगे रेडिकल। तो इसे कहा जाएगा प्लूम्यूल
अपर हिस्से को कहा जाएगा प्लूम्यूल एंड लोअर हिस्से को कहा जाएगा रेडिकल। अब जो इसका अपर हिस्सा होगा प्लूम्यूल, ठीक है, जो इसका अपर हिस्सा होगा जिसे कहते हैं प्लूम्यूल, वो कवर होगा विद शूट कैप, ठीक है, विद कवर विद शूट कैप। क्लियर कर लूं ये चीज से कवर होता है या नहीं होता, इट इज कवर्ड विद शूट कैप और नॉट। नहीं, इसमें ऐसा नहीं लिखा हुआ किसी चीज से कवर है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला, प्लूम्यूल जो होता है शूट कैप से कवर होता है, नहीं, जो रेडिकल होता है वो कवर होता है रूट कैप से। जैसे यहाँ पर था डाइकॉट में, सेम ऐसे यहाँ पर कवर होगा विद द हेल्प ऑफ रूट कैप। रूट कैप से एंट्रेंस का क्वेश्चन आता है। रूट कैप किसके अंदर नहीं होती, वाटर प्लांट्स में रूट कैप नहीं होती, ठीक है। रूट कैप का काम होता है रूट को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, डैमेज से। तो रूट कैप वाटर वाले प्लांट्स में होती नहीं, क्योंकि वाटर वाले प्लांट्स को पानी के अंदर थोड़ी ना कोई डैमेज कर सकता है, मतलब पानी के अंदर मट्टी थोड़ी होती है जिससे रगड़ के वो खराब हो जाएंगे, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, प्लूम्यूल जो होता है वो अपर हिस्सा होता है, रेडिकल जो होता है लोअर हिस्सा होता है। होप सो इतनी स्टेटमेंट समझ में आ जाएगी। अब यहाँ पर एक अलग चीज होती है जो डिफरेंट होती है डाइकॉट से। क्या होती है डिफरेंट डाइकॉट से? सबसे पहले इसके अंदर एक कोटिलीडन होता है जो लेटरल होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस के, ठीक है। सेकंड होता है यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात, जो इसका सिंगल कोटिलीडन होता है, इस सिंगल कोटिलीडन का एक स्पेशल नाम होता है और ये एंट्रेंस में बहुत फ्रिक्वेंट पूछा जाता है, ठीक है। तो और इस कोटिलीडन का नाम होता है स्कूटलम, ठीक है। तो याद रखना, जो कोटिलीडन होता है मोनोकॉट का, उसका नाम होता है स्कूटलम। अब क्वेश्चन कुछ कुछ बुक्स में ये लिखा रहता है कि जो मोनोकॉट्स होते हैं वो जब डेवलप कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे उनके पास भी दो कोटिलीडन होते हैं, पर जैसे जैसे वो मैच्योर होते जाते हैं उनका एक कोटिलीडन डीजनरेट हो जाता है, मतलब बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है। इतना ज्यादा छोटा हो जाता है कि वो दिखता ही नहीं, मतलब बहुत ज्यादा छोटा कोटिलीडन हो जाता है। ये तो मैंने बहुत बड़ा बना दिया। एक तरीके से नेग्लिजिबल साइज का कोटिलीडन होता है। सेकंड कोटिलीडन नेग्लिजिबल साइज का होता है, इस वजह से उसे काउंट ही नहीं करते, मतलब वो डीजनरेट कोटिलीडन होता है। डीजनरेट मतलब जो टूट चुका है, तो जो रहा नहीं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, डीजनरेट कोटिलीडन। तो एंट्रेंस में पूछ लिया जाता है कि जो डीजनरेट कोटिलीडन होता है मोनोकॉट का, उसका नाम क्या होता है। द डीजनरेट कोटिलीडन ऑफ मोनोकॉट इज कॉल्ड, ठीक है। डीजनरेट का मतलब जो कोटिलीडन खराब हो चुका है, जो कोटिलीडन डेवलप नहीं हो पाया है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है एपीब्लास्ट। उसे कहा जाता है एपीब्लास्ट, जो ब्लास्ट हो चुका है, खराब हो चुका है, ठीक है। तो इसे कहा जाता है डीजनरेटेड कोटिलीडन ऑफ मोनोकॉट, ठीक है। पर अगर मैं तुम इसमें से ये पूछो कि सर सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस पे आता है, स्कूटलम पे या एपीब्लास्ट पे? सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है स्कूटलम पे, ठीक है, ऑफ मोनोकॉट। इतना समझ में आया नहीं आया? क्योंकि दो टर्म और ऐड करनी है आ एंट्रेंस गया। में। इस पे क्वेश्चन नहीं आता, डाइकॉट पे क्वेश्चन नहीं आता एंट्रेंस में, मोनोकॉट पे आता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी टर्म्स है। यहाँ तक समझ में आया? किसी को कोई डाउट है पूछो। सर कोई एग्जांपल मोनोकॉट का? मोनोकॉट का एग्जाम्पल, आम का बीज। आम खाते हो ना, इस टाइम पे बहुत सारे आम खाए होंगे। आम जो होता है, ठीक है, आम जो होता है वो क्या होता है, मोनोकॉट होता है, ठीक है। वही सबसे बेस्ट एग्जांपल इस टाइम पे, ठीक है। ग्रास, जितने भी ग्रास, सबसे जब भी माइंड में क्वेश्चन आए व्हाट इज मोनोकॉट, तो माइंड में बोलना ग्रास, ठीक है। मोनोकॉट आते हैं माइंड में, ग्रास जरूर आना चाहिए। ग्रासेस जितनी होती हैं वो क्या होती है, मोनोकॉट होती है। इतना ये समझ में आया कि एक कोटिलीडन होता है उसे स्कूटलम कहते हैं, जो डीजनरेट हो चुका होता है उसे एपीब्लास्ट कहते हैं, मतलब जो डेवलप नहीं हो पाया है। अगर डेवलप हो जाता तो वो डाइकॉट बन जाता, ठीक है। और इसके अंदर प्लूम्यूल होता है, रेडिकल होता है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है या नहीं है? सिर्फ एक लाइन और रहेगी, उसके बाद ही खत्म हो जाएगा। बताओ यहाँ तक क्लियर है नहीं? कंफर्म बताओ पहले। क्लियर है सर। क्लियर है, चलो। अभी जो प्लूम्यूल होता है इसके ऊपर एक कवरिंग होती है इन केस ऑफ मोनोकॉट, ठीक है, और उस कवरिंग का नाम होता है कोलियोपिटाइल, ठीक है। तो इसके ऊपर एक अनडिफरेंशिएटेड शीट होती है जिसे कहा जाता है कोलियोपिटाइल, ठीक है। प्लूम्यूल फॉर पी फॉर प्लूम्यूल एंड पी फॉर पिटाइल, ठीक है, कोलियोपिटाइल, ठीक है। ये क्या होती है? इट इज अ अनडिफरेंशिएटेड शीट। ये क्या होती है? अनडिफरेंशिएटेड अनडिफरेंशिएटेड, सही तो लिख रहा था, डिफरेंशिएटेड शीट, ठीक है। इट इज अ अनडिफरेंशिएटेड शीट ऑफ सेल्स,
ठीक है। अनडिफरेंशिएटेड का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, ये बहुत सारी सेल्स थी हमारी बॉडी की, एक बच्चा है मदर के गर्भ में आएगा, 6 मंथ हो गए हैं, इन सेल्स ने मान लो उसके बॉडी पार्ट्स बनवा दिए, हैंड, लेग्स, आईज, एसेट्रा एसेट्रा। इन सेल्स ने भी कुछ ना कुछ पार्ट्स बनवा दिए। ये जो एक सेल थी जिसको मैंने डार्क कर दिया, इसने कोई भी बॉडी पार्ट नहीं बनवाया, इसने कोई भी बॉडी पार्ट नहीं बनवाया, ठीक है। तो जब कोई सेल आफ्टर डिवीजन, किसके डिवीजन से बने हैं? जाइगोट के डिवीजन से बनी है सेल, जाइगोट ने डिवाइड करा और ये बहुत सारे सेल्स बनी है एम्ब्रियो की, ठीक है। तो जब कोई सेल आफ्टर डिवीजन किसी भी फंक्शन के लिए ना जाए, कोई भी फंक्शन परफॉर्म ना करे, क्योंकि इसने कोई भी पार्ट बॉडी पार्ट नहीं बनवाया तो इसने कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं करा। तो जब कोई सेल आफ्टर डिवीजन कोई भी फंक्शन परफॉर्म ना करे, कोई भी फंक्शनल वर्क ना करे, तब उस सेल को कहा जाता है अनडिफरेंशिएटेड सेल। बात समझ में आया? व्हाट इज अनडिफरेंशिएटेड? सेम एग्जांपल हर बार के लिए, तुम्हारी बॉडी के अंदर कुछ सेल्स थी, ठीक है, उन सेल्स ने, ठीक है, उन सेल्स ने, किसी ने तुम्हारी बॉडी में बनाई आईज, किसी ने बनाया हैंड, किसी ने बनाए लेग्स, ठीक है। और एक सेल थी जिसने तुम्हारी बॉडी में कुछ भी नहीं बनवाया, आफ्टर डिवीजन वो ऐसी की ऐसी पड़ी रही, उसने तुम्हारी बॉडी में कोई फंक्शन शो नहीं करा, कोई भी बॉडी पार्ट नहीं बनवाया। उस सेल को तुम क्या कहोगे? उस सेल को कहोगे डिफरेंशिएटेड सेल। और इन सेल को क्या कहोगे? अनडिफरेंशिएटेड सेल। और इन सेल को क्या कहोगे? डिफरेंशिएटेड सेल, ठीक है। तो डिफरेंशिएटेड और अनडिफरेंशिएटेड का मतलब क्या होता है? जो सेल फंक्शनल वर्क करे वो कहलाएगी डिफरेंशिएटेड, और जो सेल फंक्शनल वर्क ना करे वो कहलाएगी अनडिफरेंशिएटेड। ये वर्ड समझ में आया नहीं आया सेल्स का? बताओ। आ गया सर। आ गए भाई, ऐसा लगा भग गए सब। चलो, तो रेडिकल जो है, इस रेडिकल के ऊपर भी कवरिंग होती है ऑन द रूट कैप, ठीक है। रेडिकल के ऊपर कवरिंग होगी पहले रूट कैप की, और इस रूट कैप के ऊपर एक फर्दर एक कवरिंग होगी, ठीक है, हैव, प्लूम्यूल हैव, ठीक है, प्लूम्यूल हैव कवर ऑफ कोलियोपिटाइल। रूट कैप के ऊपर या रेडिकल के ऊपर एक कवरिंग होगी जिसे कहा जाएगा कोलियो रिजे, ठीक है। क्या नाम होता है? कोलियो रिझा या रिजे। ये जितने भी वर्ड्स लिखवा रहा हूँ ना 11th के हैं ये, कहीं तुम सोच रहे हो 12th का है ये सब, हम पहली बार पढ़ रहे हैं। 11th में दिखा दूंगा 5th चैप्टर में, वो अलग बात है कि ध्यान से पढ़ा नहीं। चलो, तो यहाँ पर देखो, आर फॉर रिजे एंड आर फॉर रेडिकल। तो इसके याद रखने का तरीका है आर फॉर रिजे एंड आर फॉर रेडिकल, पी फॉर प्लूम्यूल एंड पी फॉर पिटाइल, ठीक है। तो रेडिकल के ऊपर या रूट कैप के ऊपर जो कवरिंग होती है हैव कवर विच इज कॉल्ड कोलियो रिजे। ये समझ में आया नहीं आया? इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं मोनोकॉट्स के ऊपर, एंट्रेंस में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं मोनोकॉट्स पे। ये क्लियर हुआ? मोनोकॉट्स दोबारा बता रहा हूँ, मोनोकॉट्स में क्या क्या पढ़ा। मोनोकॉट्स में हमने पढ़ा कि मोनोकॉट्स के अंदर ओनली वन कोटिलिडन होता है, ठीक है, और जो कोटिलिडन होता है वो एम्ब्रियोनल एक्सिस से होता है लेटरल प्रेजेंट। जो कोटिलिडन होता है उसका नाम होता है स्कूटलम, ठीक है। एंड जो इसके अंदर कोटिलिडन डेवलप नहीं कर पाया, ठीक है, जिसकी वजह से इसके अंदर सिर्फ एक कोटिलिडन रह गया, तो अनडेवलप्ड कोटिलिडन को कहा जाता है एपिब्लास्ट, या डीजनरेटेड कोटिलिडन को कहा जाता है एपिब्लास्ट। ऊपर की तरफ जो एरिया होता है कोटिलिडन से, वहां पर उगता है प्लूम्यूल, नीचे की तरफ उगता है रेडिकल, ठीक है। सेम एपिकोटाइल रीजन और हाइपोकोटाइल रीजन में प्लूम्यूल और रेडिकल। रेडिकल के ऊपर होती है रूट कैप, प्लूम्यूल के ऊपर होता है सीलियोपिटाइल, एंड रूट कैप के ऊपर होता है कोलियो रिजे। ये क्लियर हुआ नहीं हुआ? बताओ जल्दी, क्योंकि स्टेटमेंट पढ़नी है फिर। हो गया सर। मोनोकॉट डाइकॉट क्लियर है? बोलो, इशिका कुछ पूछ रहे हो? सर ठीक है, तो यहाँ पर बस एक स्टेटमेंट और पढ़ लो फिर क्लास एंड करूं। मोनोकॉट की स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है? दे पोजेस ओनली वन कोटिलिडन। पहली बात क्लियर। कोटिलिडन्स ऑफ ग्रास फैमिली इज कॉल्ड स्कूटलम। ये बात क्लियर है या नहीं है? यस सर। जो कोटिलिडन होता है ग्रास फैमिली, अभी मैंने बोला था जब भी मोनोकॉट बोला जाएगा तो हमेशा याद रखना किसकी बात हो रही है? ग्रासेस की, ठीक है। जब भी ग्रास वर्ड लिखा मिले कहीं पे समझ जाना वो मोनोकॉट है। तो कोटिलिडन जो होता है ग्रासेस का, वो उसका नाम पड़ता है स्कूटलम। तो ये बात तुम्हें याद होनी चाहिए। द सिंगल कोटिलिडन ऑफ मोनोकॉट इज नोन एज स्कूटलम। इट इज सिचुएटेड लेटरल टू द एम्ब्रियोनल एक्सिस। क्या ये बात क्लियर है? यस सर। एज इट्स लोअर एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस के नीचे वाले हिस्से में रेडिकल होता है, जिसके ऊपर रूट कैप होती है, और वो बंद हो रखा होता है एक कवरिंग के अंदर जिसे कहा जाता है कोलियो रिजे एंड अनडिफरेंशिएटेड शीथ, ठीक है। तो कोलियो रिजे इज आल्सो अनडिफरेंशिएटेड शीथ। देन
द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द कोटिलिडन, जो पोर्शन होता है अबव द कोटिलिडन उसे कहा जाता है एपिकोटाइल, और वहां पर होती है शूट एपेक्स मतलब प्लूम्यूल, ठीक है, जहां पर होती है फ्यू लीफ प्राइमोडिया, जो लीफ प्राइमोडिया किसे कहा जाता है, जो प्लूम्यूल होता है जब वो लीव्स लाइक स्ट्रक्चर में ग्रो करता है, ठीक है, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर में ग्रो करता है। नॉर्मली ये लीफ लाइक नहीं होता प्लूम्यूल, ये नॉर्मली ऐसा दिखता है, देखो ये सिर्फ ऐसा दिखता है, लीफ लाइक नहीं दिखता, ठीक है। तो जब ये नॉर्मली लीफ लाइक नहीं होता और जब ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर में डेवलप करता है, तो ये जो शुरू में सबसे शुरुआती जो लीफ ग्रो हो रही होती है, इस लीफ को कहा जाता है लीफ प्राइमोडिया। क्या कहा जाता है? लीफ प्राइमोडिया कहा जाता है। और इसके ऊपर कवरिंग होती है जिसे कहा जाता है फोलियोपिटाइल, अ होलो फॉलिकुलर स्ट्रक्चर, चाहे इसको इरेज करके लिख सकते हो अनडिफरेंशिएटेड शीथ। तो दोनों की दोनों अनडिफरेंशिएटेड शीथ होती हैं। ये स्टेटमेंट समझ में आई या नहीं आई सारी? हाँ भाई सर। ठीक है भाई, तो यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो खत्म हो गया है आफ्टर 2 क्लासेस। वैसे मैंने सोचा था सीड खत्म हो जाएगा, पर ऐसा हो नहीं पाया, तो वरना अगर आज सीड खत्म हो जाता तो कल चैप्टर खत्म हो जाता। कोई नहीं, करेंगे। चलो, तो यहाँ पर क्लास में एंड कर रहा हूँ, ये भेज दूंगा नोट्स। कोई भी डाउट हो भाई क्रिएट कर लेना, चैप्टर होने वाला है खत्म, ठीक है। उसके बाद इस चैप्टर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन तुमसे पूछे जाएंगे। फर्स्ट चैप्टर तो ऐसे ही होता है टाइम पास के लिए, सेकंड चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं क्लास कर रहा हूँ एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।